हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम। हम बात कर रहे हैं जनरल स्टडीज एंड आल्सो ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से व्हाट यू कैन टेक आउट फ्रॉम द न्यूज़पेपर। कैसे इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, व्हाट इज द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग so that you can think and you can process your ideas both for the prelims and the mains examination. The idea is not to just go for language barriers. The idea is to understand that whether it is Hindi, whether it is English medium, whether it is any other medium, you require a certain understanding. So Indian Express newspaper, because it provides a more comprehensive idea and it has been putting up a lot of idea. That is why we are doing this series. We are taking up this for not only for CSE 2023 but CSE 2024 also. अगर आप ये सुनते हैं, अगर आप ये जानते हैं, अगर आप ये करते हैं, तो आपको किसी मैगजीन या किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इंफॉर्मेशन की भरमार है। ऐसा आप शायद मुझसे एग्री यदि करते हैं तो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। The goal is to create and the goal is to inculcate those values, those ideas and those processing units जिससे एग्जाम निकले. That is why we run customized courses, we run individual courses, we run everything what is required for civil services in a customized manner, so that deserving candidates with due diligence उनको हम हेल्प कर सकें, उनको हम उनकी मंजिल तक पहुंचा सकें, क्योंकि शायद देश की मंजिल भी यही है. So please do like, share and subscribe our channel and also try to put your best efforts while listening. आप एक notebook साथ में लेके बैठ सकते हैं, आप पिछले series को देख सकते हैं, so that you can understand how it is connected and how easy it is, provided your concentration, focus and your ability to learn is there. So let's start on the what is given today. So big learnings made easy. So बिग लर्निंग सिविल सर्विसेज के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए, ये एक बड़ा सोचने का विषय है. बिग लर्निंग्स तो नहीं कहूंगा मैं, स्मार्ट लर्निंग जरूर जरूरी है. डेफिनेटली सिस्टमेटिक अप्रोच होनी चाहिए और उसके बाद जो है बाकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उसको कॉम्प्लेक्स वेब बनाना अपने डेली शेड्यूल को खुद के उससे ना जागृत करके करना एग्जाम में ना सक्सेसफुल होने का एक बहुत बड़ा कारक है. ये कारक यदि आप एक्सटर्नल दुनिया में ढूंढते हैं तो शायद आपको मिलना मुश्किल है. यस, डेफिनेटली यू रिक्वायर अ ग्रेट मोटिवेशन, अ ग्रेट गाइडेंस, अ ग्रेट आई शुड से सिस्टमेटिक अप्रोच. उसके लिए आपको अलग अलग आइडियाज देखने चाहिए. Different kind of courses are given: high quality teaching, NCRT based curriculum, focus on concepts and analytical ability, answer writing and study session, providing academic coach, performance assessment, exclusive study material. तो फिर रह क्या गया? फिर तो पेपर एक बार में ऐसे ही निकल गया और देश के कलेक्टर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स, कैबिनेट सेक्रेटरीज भी ऐसे ही प्रोड्यूस हो जाएंगे. शायद कुछ और तरीका भी होता होगा, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज विच इज गिवन. बिफोर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ऐसी बॉडीज क्यों हैं और उनका रोल क्या है? यू मस्ट बी अवेयर इन कपल ऑफ लाइन्स, सो यू शुड मेक अ बेसिक नोट अबाउट इट. बिफोर डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल. कमिंग टू फर्दर, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज कम अप विद एन आइडिया दैट वो एक एनआरआई अवार्ड देगी छत्तीसगढ़ एनआरआई को. डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड आर्कियोलॉजी ने ऐसा किया. इसको आप कहाँ रखेंगे? जनरल स्टडीज पेपर 2, और जनरल स्टडीज पेपर 2 के अंदर आप इसको लेके जा सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर लेके जा सकते हैं. पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की जब बात होती है देन ऑल्सो इट कैन कम अप. बट द ब्यूटीफुल पॉइंट इज कि मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन जब किया हो तो मिलेगा, लेकिन वो कैसे डिसाइड होगा? कौन सी पार्टी पावर में है, कौन वहाँ बाहर से चंदा दे रहा है, कौन क्या करेगा, क्या ऐसे आइडियाज हैं. सो हर सरकार पॉलिसी के अकॉर्डिंगली कोशिश करती है और उसके बाद जो वहाँ पर लिमिटेशंस हैं और जो भी आपके prejudices हैं वो भी प्ले करने आ जाते हैं. That is what I can tell you by such initiatives. But this is a good initiative. But how citizens are going to be benefited, how culture is really going to be promoted, that is another question to think of. SCO summit is going to be there and it is going to be taking place in Samarkand. You must know all Central Asian regions, all Central Asian countries आपको पता होने चाहिए मैप के साथ साथ. I have been getting queries about that, doing things on map and on couple of other things. So we will be coming up with a idea on that also. But then you must be self-reliant under all circumstances. तो समरकंद के अंदर पॉसिबल है there may be bilateral summits, bilateral meetings I should say, on the summit sidelines. But important point यहाँ पर समझने वाली ये है कि what is the role of SCO, what is the goal of SCO. तो इंडिया चाइना के रिलेशन की जहाँ तक बात है, if the disengagement process goes on peacefully, wonderfully, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 जो गोगरा हॉटस्पॉट रीजन में है, हॉट स्प्रिंग रीजन में, अगर वो ठीक से चला, then only we will be moving forward with other ideas.
उज्बेकिस्तान प्रेसिडेंट का आपको नाम पता होना चाहिए, शवकत मिरजियोयेव आपको नाम पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए। उज्बेकिस्तान की कैपिटल सिर्फ पता होने से काम नहीं चलने वाला, बिकॉज SCO जो है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विच वॉज फाउंडेड इन शंघाई इन 2001 एंड इसके करंटली 8 मेंबर्स हैं। प्लीज नेम दोज 8 नंबर्स इन योर माइंड इमीडिएटली। देयर आर 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं जो कि फुल मेंबरशिप चाहते हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया। और 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं, अर्मीनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड टर्की। 2021 में एक डिसीजन लिया गया कि सेशन फुल फुल एक्सेशन दिया जाएगा ईरान को SCO का एज ए फुल मेंबर, और इजिप्ट, कतर एज वेल एज सऊदी अरेबिया को डायलॉग पार्टनर बनाया जाएगा। तो क्या है SCO? अगर आपसे कोई मेंस के अंदर अगर आप फटाफट आपको एक लाइन लिखनी है तो आपको लिखना पड़ेगा, इट फोकस ऑन रीजन सिक्योरिटी इश्यूज, इट्स फाइट अगेंस्ट रीजन टेररिज्म, एथनिक सेपरेटिज्म एंड रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। ये की वर्ड आपको हमेशा रटे होने चाहिए। उसके बाद आप सोचो। अब प्रॉब्लम क्या होती है, पढ़ते तो आप बहुत सारा है, शैलो रीडिंग के टाइम से बहुत बड़े बड़े नोट्स बना लेते हैं, बहुत बड़े बड़े वीडियोस बार बार देख लेते हैं, लेकिन आप उसको जो ऑब्जेक्टिविटी है तुलसी के पत्ते की तरह वो तो नहीं आती। भाई चाय बना रहे हो, 2 पत्ते डालते हैं तुलसी के, फिर भी तुलसी की महक आ जाती है। तो चाय पत्ती नहीं बनना है, यहाँ पर तुलसी बनना है। तो SCO की प्रायोरिटीज हैं, रीजनल डेवलपमेंट भी उसकी एक प्रायोरिटी है। तो SCO में इंडिया का क्या रहा है, इसका हमें एक सिंक्रोनाइज तरीके से हमारा खुद का सेल्फ नोट होना चाहिए, उसके तरीके से आपकी स्टडीज रीओरिएंट भी होनी चाहिए। So party election process, for example Congress we are talking here, so it is having a process in which it is saying ki we are going to be more transparent, we are going to be more open, so it's a good news in some ways for as far as India's democracy is concerned. सेंटर ने ऑब्जेक्ट किया एक्स चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट की 17 पोस्टिंग्स के लिए, जज के रिकमेंडेशंस के लिए, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा कि ये नाम जो है उनकी रिटायरमेंट के बहुत ही नज़दीक आए, और उन्होंने जो है जितनी ज़्यादा देना था, जितने ज़्यादा नाम रिकमेंड करने थे उनसे ज़्यादा कर दिए। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा आपके हिसाब से क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? सो एक लाइन में आपको समझ में आना चाहिए कि इशू क्या है। Yesterday we had done a short discussion on the Bilkis Bano case and also we discussed about the due process of law. तो आज ही विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि नहीं, वो हमारा व्यू पॉइंट नहीं है और वो गलत लिखा गया। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इंटर सोसाइटी डायलॉग। दिस इज एन एग्जांपल। जयशंकर साहब पहली बार सऊदी अरेबिया विजिट कर रहे हैं, द फॉरेन मिनिस्टर। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट वी आर मेंशनिंग इट, बिकॉज जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के अगेंस्ट जो वर्ड्स हुए थे, जो इंसल्टिंग हुई थी, सऊदी अरेबिया वाज वन ऑफ द कंट्रीज। तो आप लेकिन सोचिए कि बड़े बड़े देश जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बड़े बड़े देश एक दूसरे से जब कम्युनिकेट करते हैं, देन दे डू नॉट कीप ऑन स्टिकिंग with a rigid mindset. There is a belief, there is a openness, there is certain kind of relaxed atmosphere without diluting on the core issues. India भी अब ऐसा ही कर रहा है। BB Lal sir, he has been a marvelous gentleman. I had opportunity to meet him also. He was just not an archaeologist. He was an institution in himself. He is no more. So BB Lal sir is the gentleman who is a very very renowned archaeologist and also a renowned historian in that sense I should say. BB Lal sir ने जो है सर मॉर्टिमर व्हीलर के अंडर ट्रेनिंग ली। सर मॉर्टिमर व्हीलर, इफ यू गो फॉर यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो उस पर क्वेश्चन भी आ चुका है कि मॉर्टिमर व्हीलर कौन थे। टैक्सी लैब में उन्होंने कोचिंग आई शुड से ट्रेनिंग ली थी, बिकॉज कोचिंग इज ऑफ यूज वर्ड। सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे उन्होंने ज्वाइन किया एंड ही वाज डीजी टिल 1972। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ही इज एसोसिएटेड विद मेनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो उन्होंने महाभारत से भी लिंक करने की बात की थी। फॉर एग्जाम्पल इन 1990 उन्होंने पिलर बेस्ड थ्योरी दी। तो पिलर बेस्ड थ्योरी से उन्होंने कहा कि अयोध्या जहाँ बाबरी मस्जिद है वहाँ पर जो है अयोध्या जो राम टेम्पल है उनके फाउंडेशंस हो सकते हैं। उनकी एक मैगजीन थी, मैगजीन का नाम था मंथन, और उनकी थ्योरी को बाद में इंटरप्रिटेटिव फ्रेमवर्क के तौर पे यूज किया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट पे। तो आपके पास जनरल स्टडीज पेपर 2 में क्वेश्चन आते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के, तब आप कोई ना कोई एक लाइन लेके आ सकते हैं। जब डेलिब्रेशन आता है सोसाइटी का, पेपर 1 के अंदर सोसाइटी आर्ट एंड कल्चर में, तब कोई पॉइंट आप लेके आ सकते हैं। एथिक्स के अंदर भी आप कहीं ना कहीं इसको लेके आ सकते हैं, अगर आपका माइंड आपको इतना स्पेस प्रोसेसर आपका अलाउ करता है तो। Similarly, उनके और भी contributions थे. His contribution was towards excavation of other landmark sites. For example, हस्तिनापुरा. तो हस्तिनापुरा उत्तर प्रदेश में एक साइट है, शिशुपालगढ़ उड़ीसा में है। पीटी में आजकल ये सिर्फ नाम नहीं आते, लेवल बहुत उठ चुका है। तो शिशुपालगढ़ में भी क्या है, पुराना किला में भी क्या है, पुराना किला क्या वही है जो शेर मंडल था, पुराना किला क्या वही था जहाँ से हुमायूं गिरा था। कालीबंगन में क्या है, कालीबंगन में ड्राई फर्रोज मिले हैं, कालीबंगन में मेच्योर हड़प्पन साइट है, क्या वो अर्ली साइट भी है। तो ऐसे करके आपको सोचना पड़ेगा। उसके अलावा भारद्वाज आश्रम, श्रीवेंगरापुरा
नंदीग्राम, चित्रकूट, ये सारे के सारे रामायण साइट्स भी उन्होंने की थी। तो सरस्वती फ्लोज ऑन एंड द कंटिन्यूटी ऑफ फ्लो ऑफ इंडियन कल्चर, ये किताब उन्होंने लिखी। मे बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स इन आई शुड से पेयर्स, क्योंकि आने लगे हैं एंड पेयर्स भी ऐसे आ रहे हैं कि नन ऑफ द अबव, वन ऑफ द अबव, टू ऑफ द अबव, थ्री ऑफ द अबव। सो ही इज गिविंग एडवाइस टू ऑल द फ्यूचर आर्कियोलॉजिस्ट, बट ये एडवाइस मैं फ्यूचर आर्कियोलॉजिस्ट के लिए नहीं, फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स को ही बोलूंगा कि अपनी ऑब्जेक्टिविटी को बिल्कुल क्लियर रखें, अपने पढ़ने में भी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करें, सब्जेक्टिविटी को क्रीप इन ना होने दें, और अपने जो स्टडी है, जो भी चीज़ें हैं, उनको आप अपने शॉर्ट क्रिस्प नोट्स में डिजिटल फॉर्मेट में, अदरवाइज ऑल्सो यू शुड प्रिपेयर टू मेक, एंड यू मस्ट डू ऑल दीज थिंग्स अंडर सर्टेन गाइडेंस और अंडर सर्टेन एक्सपीरियंस्ड इंस्टीट्यूशन। सो पॉइंट ये है कि बीबी लाल साहब एक इंस्टीट्यूशन थे, और बीबी लाल साहब ने इतना कंट्रीब्यूशन दिया, दैट्स हाउ ही बिकम्स ए पर्सनैलिटी ऑल्सो, विच यू कैन यूज इन द ethics paper, in general studies paper 4 somewhere. You can always make a list of such things, and they will be always in your mind consistently, and you can use them as per your own analytical abilities. Another case study is here, which is good for sociology also, sociology, and also for philosophy and anthropology, and also political science paper 2, where we are talking somewhere we can use it as in Indian context also, that how Dalits they reassert themselves when they are stopped from having access to resources, having access to डेली कम्युनिटी लाइफ। यहाँ पर एक एग्जांपल है बालू भाई सावरिया का, जिन्होंने जो है घोड़ा रखा ही नहीं, उन्होंने पाला भी, शादियों में प्रयोग भी करते हैं, और ट्रेडिशनल जो प्रोफेशन था स्कैवेंजिंग का और स्किनिंग ऑफ डेड एनिमल्स का, उसको बंद कर दिया। तो पॉइंट ये है कि ये सिर्फ एक एग्जांपल है, और उन्होंने बुद्धिज्म भी अडॉप्ट किया। तो ये चीजें क्या वैसे नहीं हो सकती? असली भारत तक, असली भारत के अंतिम व्यक्ति की जिसकी हम बात करते हैं, क्या उसको एक मेन स्ट्रीम में लाकर शांति प्रिय तरीके से चीजें नहीं हो सकती? दलित शक्ति केंद्र जो एग्जांपल यहाँ पे दिया है, या नवसर्जन ट्रस्ट का एग्जांपल दिया है जो दलित राइट ग्रुप है, ऐसे एग्जांपल आपको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, या फिर जब क्वेश्चन आता है डेवलपमेंट का, उसमें आपको लेके आने चाहिए। So this will help you to enhance your score and become different from others also. वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट मैसेज ओवर है कि फेक मैसेज आया सीईओ आदर पूनावाला के नंबर से, और एसएसआई को 1 करोड़ का चूना लग गया। तो इसका मतलब ये है कि ये चीजें बढ़ रही हैं। अभी हम इसके बारे में और भी बात करेंगे कि कैसे ये जो फेक नंबर और फेक न्यूज वाला और इम्पर्सनेशन है, ये क्या क्या हमारे लिए खतरनाक चीजें कर सकता है। ऐसा हमें सोचना पड़ेगा, ऐसा हमें देखना पड़ेगा। कमिंग फर्दर, क्या आप मानते हैं, डू यू थिंक सो दैट ऑल द टेम्पररी स्टाफ शुड बी मेड परमानेंट स्टाफ? अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपकी क्या आइडिया रहेगा, व्हाट यू विल सजेस्ट योर पॉलिटिकल मास्टर्स, तो मुझे बताइए आप क्या सोचेंगे। और आप साथ में पेन कॉपी लेके बैठिए, उसी टाइम अपना आंसर साथ में लिख दीजिए, तो शायद कुछ ज्यादा भला होगा। Please do like, share, and subscribe our channel, and also do not forget to press the bell icon, and do spread and share with like-minded friends, because positivity spread करने से positivity आएगी आएगी। ऐसे लोगों को भेजिए, शेयर कीजिए चैनल को, जो लोग आप सोचते हैं कि यार कुछ सुनना चाहता है, ठहराव के साथ देखना चाहता है, तो प्रोबेबली वो भी शायद कभी ना कभी राइट ट्रैक पे आएंगे। अनदर ज्योग्राफी क्वेश्चन, दैट इज पेपर 1 ज्योग्राफी का मेंस के लिए क्वेश्चन आराम से हो सकता है कि दिल्ली में कॉन्टिनेंटल जो वेदर है, या दिल्ली में जो, दिल्ली तो कॉन्टिनेंटल उसमें आता है, तो वाई सितंबर हैड बीन सो वार्म एंड ह्यूमिड। सितंबर की बात कोई नहीं कर रहा है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज की वजह से, या जो सिस्टम है, जो रेन पैटर्न है, या जो वेदर पैटर्न है, उसकी वजह से ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपका बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी क्लियर है, तो आप एक छोटा सा मैप भी बना सकते हैं। When it comes to daily life, then we are having a news where we are seeing the school boy was behind the wheel of SUV, और एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट 24 घंटे होता ही होता है ऐसा। तो ये सोसाइटी का क्या रिफ्लेक्ट करता है? वाई वी आर हैविंग सच ए क्रेजी जनरेशन जो कि ऐसा चाह रही है? क्या आप भी उनमें से एक हैं? दूसरी न्यूज़ उसके नीचे आती है कि भाई ही वॉज मेड टू क्लीन सीवर, इट वॉज नॉट हिज जॉब, एंड ही इज ऑल्सो नो मोर। दोनों न्यूज़ हैं, पर दोनों बहुत कंट्रास्टिंग हैं, दोनों सोसाइटी के अलग अलग एलिमेंट्स को दर्शाती हैं। तो आप कौन से एलिमेंट में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उससे आपको अपनी लाइफ का रास्ता भी दिखाई देगा। और फिर आपको मोटिवेशन के लिए कोई फर्जी मोटिवेटिंग वीडियो सुनने की जरूरत भी नहीं है, मोटिवेशन आपके सामने खुद ही है, वही आपका रास्ता आसान करेगा। वी आर लिविंग ह्यूमन बींग्स, we have the ability to think, and that is what is make us different from animals. 500 ट्रैफिक कॉप्स पोस्ट किए गए सेंट्रल विस्ता में। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है 500, इंपॉर्टेंट ये है कि बंदोबस्त करना पड़ता है, इंपॉर्टेंट ये है कि आईपीएस ऑफिसर्स आर बिहाइंड दिस मैनेजमेंट, एंड दैट इज हाउ देयर डेली लाइफ गोज अबाउट। एक व्यक्ति को फैक्ट्री के अंदर ही मार दिया गया बिकॉज सस्पिशन किया गया उसके लिए, थेफ्ट के लिए। तो पॉइंट इज दैट कि ये जो रोजमर्रा की बात है, अगर हम एथिक्स की केस स्टडी की बात करते हैं, या आप ट्रांसपेरेंसी, या आप बात करते हैं अवेयरनेस की, या आप बात करते हैं सोशल चेंज की, तो ये चीजें कैसे बदली जाएं।
क्योंकि ये एक मुद्दा नहीं है, इट इज अ सिस्टमेटिक प्रॉब्लम. सो दैट इज हाउ यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू लिंक विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो. अगेन लाइक आधार पूनावाला, देयर इज अनदर एग्जांपल ओवर हियर वेयर चाइनीज नेशनल दे आर रनिंग शेल कंपनीज इन इंडिया एंड एसआईटी इज प्रोब्ड, और उसके बगल में चाइनीज ऐप की बात होती है. ये सब का सब आपको लगता नहीं कि इंटरनल सिक्योरिटी के सोशल मीडिया के थ्रू नया क्वेश्चन आने वाला है? सोशल मीडिया ऐप्स की वजह से जो ये सब हो रहा है, इसके लिए क्वेश्चन आएगा ही आएगा. सो यू मस्ट अंडरस्टैंड द मॉडस ऑपरेंडी, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि हो कैसे रहा है. तो इसमें रोल किसका आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का रोल आएगा, इसमें आरबीआई का रोल आएगा, इसके अंदर रोल आएगा आई मस्ट से जो ब्रॉडबैंड एंड जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का रोल आएगा, इसमें रोल आएगा लोकल पुलिस का रोल आएगा, इसमें रोल आएगा एमएलए और एमपी का रोल भी आना चाहिए. एंड ऑब्वियसली पुलिस तो इज पुलिस इज देयर ऑब्वियसली इन द सेंटर. सो द पॉइंट इज दैट these things are actually impacting our common people and also impacting our core of vulnerable section of society very very deeply. And that is what I think civil servants, जब भी आप प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट किसी की भी बात सुनेंगे तो बार बार वो इसी की बात करते हैं. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. एंड दैट इज वेयर द क्वेश्चंस विल बी आस्किंग यू व्हाट शुड बी द सॉल्यूशंस. कर कैसे रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए. ये मान लिया कि पहले इंडियंस को आपने शेयर होल्डर बना दिया, पहले इंडियंस को आपने स्टेक दे दिया कंपनी में, बाद में उनको हटा दिया, फर्जी पेपर लगा दिए, वो सारी चीज चल गई. इससे रॉबस्ट बाई सिस्टम जो था एमसीए का, वो आपने उसको ट्वीक करने की बात की, लेकिन पकड़े भी तो गए. तो आप सॉल्यूशंस की बात कीजिए. मोदी एंड ट्रस्ट दे टॉक ties in the first talk after she became PM. So this is a protocol. आपको भी देखना पड़ेगा जब आप नई नई जगह पोस्टिंग लेके जाएंगे, जब आप सर्विसेज को ज्वाइन करेंगे, तो आप भी एक प्रोटोकॉल के साथ, आप भी एक सिस्टम के साथ आपको चीज़ों से अवगत कराया जाएगा. सो यू मस्ट स्टार्ट ऑल्सो विजुअलाइजिंग इन दैट वे दैट हाउ एंड व्हाट आई शुड रीड, हाउ एंड व्हाट आई शुड वर्क अपॉन. कल मैंने क्या किया था, एक वीक मैंने पहले क्या किया था, एक मंथ मैंने पहले क्या किया था और कैसे किया था. So Indian scientists, it is part of General Studies paper 1 and paper 3. Directly mains questions comes up and in the PT also questions come up. So CV Raman पे एक शॉर्ट नोट होना चाहिए, जेसी बोस के ऊपर शॉर्ट नोट होना चाहिए, सत्येंद्र नाथ बोस के ऊपर एक शॉर्ट नोट होना चाहिए, मेघानंद साहब पे होना चाहिए. आपको इन सब के, अगर आपको अभी ये भी पता है कि सीवी रमन साहब को नोबेल प्राइज मिला था तो क्यों मिला था आप बताइए. हम जो इंडिया में साइंस डे मनाते हैं तो कौन से दिन मनाते हैं और क्यों मनाते हैं. जेसी बोस का आखिर एग्जैक्ट रोल क्या था प्लांट्स के, जब उन्होंने कहा था कि सेंसरी प्लांट्स हैव गॉट सेंसेस. एंड सिमिलरली इज द केस विद मेघनाथ सा इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स. और उनके नाम से अगर कोई इंस्टीट्यूशन है वो भी आपको पता होना चाहिए. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का नंबर कितना ये भी आपको पता होना चाहिए, और कौन उसको देता है ये भी आपको पता होना चाहिए. और इसके लिए कोई बहुत बड़ी महाभारत की जरूरत नहीं है. Another case study is there. I remember a couple of years back, 1 or 2 years back, Arya Rajendran, she was seen as one of the youngest mayor, and also she was seen as a role model, and शी वॉज सीन एज अ ग्रेट पॉलिटिकल बडिंग लीडर. अभी एक न्यूज आती है, आप बताइएगा आपका इस पे क्या व्यू है. दैट शी वेंट ऑन टू सैक स्टाफ, she suspended permanent 7 permanent staff and sacked 4 temporary staffs after they dumped their Onam food in protest uh, because they were not allowed to go back to celebrate Onam festival. अपनी ड्यूटी करने के बाद उन्हें एक्स्ट्रा ड्यूटी दी गई, इसीलिए उन्होंने जो फूड उनको दिया गया था ओणम पे, जो फूड था, ऑब्वियसली दे पेड फॉर दैट फूड, दे डम्प्ड इट. सो किस हद तक आप बोलेंगे, इसे क्या आप कहते हैं एरोगेंस, इसे आप क्या कहते हैं प्रोप्राइटरी का वैल्यू नहीं है, इसे आप कहते हैं कि जो हम बात करते हैं एथिक्स के अंदर, दैट पावर गेट्स इनटू योर हेड. हाउ डू यू सी इट एंड हाउ डू यू थिंक, व्हाट वर्ड्स वुड यू यूज कि जो नहीं करने चाहिए थे. Then another question is talking about Bose Saab ka statue, Netaji Subhash Chandra Bose Saab ka statue. But the important here is that what kind of stone did they use? They used granite stone. And important thing is that from the state of Telangana that they went on to use it. उसको मात्र 11 दिन के अंदर उसे दिल्ली लाया गया, उसकी चिजलिंग की गई, उसके जेट ब्लैक ग्रेन्स को, फाइन जो ग्रेन्स थे वो यूज़ किए गए, उसमें कोई डेविएशन नहीं होना चाहिए पत्थर में. और ये भी देखा गया कि वो जो है कितने समय तक एक ही स्थान पे जब वो खड़ा रहता है, 65-65 टन का जो है, जो स्ट्रक्चर है, वो कैनोपी को बिना नुकसान किए कैसे रह सकता है. सो दिस इज दैट्स हाउ प्रोजेक्ट्स आर एग्जीक्यूटेड. यू मस्ट बी मोर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग हाउ थिंग्स वर्क रादर देन जस्ट माइंडलेसली रबिंग. अब इस पे क्वेश्चन आएगा, अबे इस पे आएगा, अबे मैंने सब बता दिया, अबे मेरे नोट्स पढ़ लो. मेरी समझ से बाहर है कि ऐसा कैसे होता है. Again, there is a very important note, there is an important article on General Studies paper 1. अगर मैं मेंस की बात करूं, पीटी के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है, मेजर मिनरल्स और माइनर मिनरल्स की पॉलिसी क्या है और उसके सैंड माइनिंग को रोका कैसे जाए. तो क्वेश्चन ये उठता है कि पंजाब के अंदर जहां पर सैंड माइनिंग की हम बात कर रहे हैं, जो रावी नदी के
किनारे है पठानकोट में, गुरदासपुर में। पॉइंट ये है कि वहां पर एक अगेन एन इंटर सिक्योरिटी क्वेश्चन कम्स अप, नेक्सस बिटवीन द सैंड माफिया, ड्रग स्मगलर्स एंड ऑल्सो इंटरनेशनल एलिमेंट्स। ये तीनों एलिमेंट आ जाते हैं, सैंड माफिया, ड्रग स्मगलर्स एंड ऑल्सो एंटी नेशनल एलिमेंट्स। इन तीनों को जब आप मिला देते थे डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता था क्या। लेकिन ये डेडली कॉम्बिनेशन सिर्फ वहाँ के जो आसपास रहने वाले 10 फीट गड्ढा जो गहरा खोदेंगे वही सैंड माइनिंग चुरा रहे हैं कि 200 फीट वाले चुरा रहे हैं। जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, दे आई हैव आल्सो 2 स्टूडेंट्स ओवर देयर इन पंजाब पुलिस, वन इज एन एसपी and another is right now maybe promoted to the level of SSP very soon. So the point is that क्या इतना पता होने के बाद भी what is the role of administration? So some time back only there was huge ridicule of Punjab police on social media जब उन्होंने किसान के खिलाफ उन्होंने illegal mining का केस रजिस्टर किया था. What about those who are doing it in they are profiting in crores and millions. तो जो डेटा है सरकार का जब वो पब्लिक में ऐसे आता है उसका खुद का मजाक बनता है. तो सिविल सर्वेंट्स, डिप्टी कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स अपने पर्सनल लाइफ को भी उनको बचाना है. पर स्टेटस क्यों तो जब चेंज होगा जब वो कोई पॉजिटिव शुरुआत करेंगे, जब वो भी अपने अपने लालच को छोड़ेंगे. सो द पॉइंट इज दैट दीज आर द केस स्टडीज. लैंडलेस फार्मर्स के खिलाफ केस करने से, लेबर्स के खिलाफ केस करने से कुछ भी नहीं होने वाला. Similarly, one more again for internal security and social media thing I am saying that gaming app operators इतने सारे हो चुके हैं, वो आपको पहले बोलते हैं पैसा दो, फिर वो बोलते हैं कैशबैक मिलेगा और बाद में वो गायब हो जाते हैं. तो अगेन द सेम काइंड ऑफ मोडस ऑपरेंडी, नारदा स्कैम था, चिट फंड स्कैम था और वही है. सी we are again having a very amazing and a very beautiful picture of Ganpati Bappa Moria immersion at Lal Bagh in Mumbai. तो 20 लोग महाराष्ट्र में सेलिब्रेशन के टाइम पे नहीं रहे और 14 लोग डूब गए और 4 फैमिली मेंबर जो है एक एक्सीडेंट में जो है मारे गए और 55 साल की एक महिला भी जो है पेड़ गिरने के कारण मारी गई. तो फेस्टिविटीज थी ये. तो क्या इसमें अगर ह्यूमन एरर है तो वो कम होना चाहिए था. हमारे यहाँ का जो जोश है, जिसे एमाइल टर्खाइम ने भी ये बातें की हैं और सोशियोलॉजी के अदर एलिमेंट्स में भी ये बातें आती हैं, तो ये हमारे यहाँ इतना इनग्रेन्ड है सोसाइटी, रिलीजन एंड कल्चर. दैट इज वाई वी आर वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस. मैं ये नहीं कहता ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होने के बाद भी हम उसको प्योरली रेशनल तरीके से नहीं देखते. सी द भीड़, see the crowd and feel it that how actually our society, you know, transforms, runs and behaves. जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव मस्ट वर्क टुगेदर. क्वेश्चन ये मस्ट वर्क टुगेदर, लेकिन आप मुझे 5 पॉइंट बताइए ना हाउ इट मस्ट वर्क टुगेदर. कैन यू ब्रिंग 5 फंडामेंटल आइडियाज बाय विच इट मस्ट वर्क टुगेदर, क्योंकि ऐसे इसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है. वी वर टॉकिंग अबाउट इंदिरा गांधी अर्बन रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम इन राजस्थान. Here in terms of case study or again in terms of writing one line in political science optional or in public administration, which is another very important optional, जहाँ आपको ये बताना पड़ेगा कि beneficiaries in spite of having little bit problems they are still continuing with this because और कोई option नहीं है. अगेन देर इज वन मोर साइड नोट इज हेयर दैट कैसे यूपी पुलिस में एसपी साहब ने जो है रेगुलर चेक करके फूड के मेस को अच्छा बनाया. तो ये क्या सब जगह नहीं होना चाहिए. एंड इट इज ओनली वेज फूड, तो ठीक है, आई एम नो वन टू कमेंट व्हाई इट इज ओनली वेज फूड, बट द पॉइंट इज दैट ए सिस्टमेटिक अप्रोच इज देयर. ऐसी बातें भी न्यूज में आने लगी हैं जो सदियों से विजिबल हैं. सो हेयर वी आर कमिंग फॉर द इकोनॉमिक्स जनरल स्टडीज. इकोनॉमिक्स के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों का आइडिया आता है. प्रीलिम्स का ज़्यादा आता है, तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल है एक विद रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ राइज ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. इट इज़ वेरी ब्यूटीफुली सेइंग कि बिजनेस जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट लव करेंगे क्योंकि सो मेनी पीपल विल बी रनिंग आफ्टर जॉब, स्मॉल जॉब्स, और बार्गेनिंग पावर जॉब प्रोवाइडर्स की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वेजेस भी डिप्रेस्ड हो जाएंगे. सो इट्स अ कॉन्सिक्वेंट रिलेशन. सिमिलरली एग्रीकल्चर वेजेस भी जो है बहुत कम उससे इंक्रीज हुई है इन्फ्लेशन के रेट, लेकिन लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गई, बट इन्फ्लेशन इज हाइयर. इवन जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो उनकी बार्गेनिंग पावर भी कम हो जाएगी, वो भी कम राइज करेंगे. गवर्नमेंट एंड रिक्रूटमेंट बॉडीज एंड इवन पब्लिक सेक्टर बॉडीज दे विल आल्सो लव अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ एंड मिलियंस ऑफ पीपल विल अप्लाई फॉर द जॉब्स एंड ओनली 100 फुल ओनली गेट इट. इससे सोसाइटी में इनइक्वालिटी आएगी, इससे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन आएगा. कल को आप शादी करने जाओगे, भैया तेरे पास सरकारी नौकरी है तो दहेज भी ज़्यादा मांगेगा, और जिसके पास नहीं है उसकी बार्गेनिंग पावर नहीं, दहेज तो मांगने नहीं चाहिए. लेकिन हमारे यहाँ अफसोस की बात क्या है कि आपके पास अगर ऑलरेडी पहले प्रिविलेजेस है तो यू वांट टू इंक्रीज देम. इसीलिए एक एक बिल्डर के पास, एक एक रियल स्टेट टाइकून के पास, एक एक बिजनेसमैन के पास 100-100 करोड़, 200-200 करोड़ किसी का घर में है, किसी का टंकी में है, किसी का बेड के अंदर है, ये मिलता है. और हम शायद वैसा ही बनना चाहते हैं.
सिमिलरली टैक्स कलेक्टर और सेलर्स जो होते हैं, जो भी है, वो भी चाहेंगे कि भाई इन्फ्लेशन बढ़े। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आप बता पाओगे मैंने ज्यादा पैसे इकट्ठे किए, बट द पॉइंट इज दैट इन्फ्लेशन इज वेरी हाई। तो अगर आप एडजस्ट करेंगे उसको इन्फ्लेशन से, देन इट विल नॉट बी सो हाई। And similarly is the case with the tax collection, similarly is the case with budget allocation। budget allocation में करंट प्राइसेस के अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया, बट देन इफ यू एडजस्टमेंट करेंगे इन्फ्लेशन के साथ तो यू विल फाइंड दैट द एक्चुअल अलॉटमेंट हैज बीन लोअर देन बिफोर। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वे टू एक्सप्लेन। सिमिलरली पीटी में क्वेश्चंस आते हैं कि डेट मैनेजर, जैसे डेट है, सो डेट बोरो लिया है, आपको रीपे करना पड़ेगा करंट प्राइसेस में, तो इन्फ्लेशन से क्या है, रेट डिप्रेस हो जाता है, डिप्रेस हो जाएगा तो रियल वैल्यू कम हो जाएगी। तो बोरोवर जो है एक्चुअली जो है रीपे जो है कम करता है जितना उसने बोरो किया है। सिमिलरली सेलर्स के लिए, सेलर में अगर इन्फ्लेशन, क्यों सेलर के लिए इन्फ्लेशन बढ़ गया, एमआरपी बढ़ गया, एमआरपी बढ़ गया तो इनपुट कॉस्ट तो इतनी नहीं बढ़ी थी, लेकिन आपने एमआरपी ज्यादा बढ़ा दिया। एसेंशियल कमोडिटीज के केस में फॉर एग्जांपल मिल्क में देखिए, नॉर्थ इंडिया में अभी द प्राइसेस वर रेज फॉर मिल्क। सिमिलरली एक्सपोर्टर्स के केस में होगा, एक्सपोर्टर जो है जितना उसको डॉलर मिलेगा उसको वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट के लिए, तो उसको तो मिलेगा वाह भी वाह, मेरे को तो ज़्यादा पैसा मिल रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण ऐसा हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली इम्पोर्ट इंटेंसिव जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, इम्पोर्ट इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स, ओके प्लीज माइंड द वर्ड, उनका विंडफॉल जो है वो कम होगा, क्योंकि इम्पोर्ट जो आप कर रहे हो वो कॉस्ट ज्यादा हो रही है, फिर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो इसीलिए जो है लेंडर्स भी इन्फ्लेशन को लव करेंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है, वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे। तो ये बड़े अच्छा एक समराइज किया गया है, विच यू कैन यूज डेफिनेटली एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल द कॉन्सेप्ट, एंड यू कैन यूज देम इन एसे, यू कैन यूज देम इन जनरल स्टडीज पेपर 3, एंड अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। बिजनेस के लिए भी ऐसा ही है, डुओपोलिस आ चुका है अभी के सीडीएस और सीएपीएफ पेपर, इफ यू चेक आउट देन द सर्च टर्म्स आर कमिंग अप डायरेक्टली, यूपीएससी में भी आएंगी और आती ही हैं, और स्पेसिफिकली आएंगी। डुओपोली क्या होता है, ओलिगोपोली क्या होता है, प्राइस इनसेंसिटिव गुड्स और सर्विसेज का एग्जांपल दीजिए, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? प्राइस इनसेंसिटिव गुड्स एंड सर्विसेज। डायनेमिक प्राइसेस अभी हम एविएशन में यूज कर रहे हैं, तो आप अपना व्यू बनाइए कि उसके ऊपर क्या होगा क्या नहीं होगा। सो इंडिया, अगर मैं दूसरा टॉपिक लूँ, इंडिया जो है, अगर आप उसके सारे कॉलोनियलिज्म के साइन मिटाना चाहते हैं कि 70 साल पहले क्या था, आप सब कुछ खत्म करना चाहते थे, क्या एक सही आइडिया है? कैसे आप करेंगे? दूसरा, अनसंग हीरोज को जगह मिलनी चाहिए, तो क्या महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, जो भी बड़े बड़े लीडर्स जिन्होंने देश को एक वजूद का बनाया, आर्टिकल ऐसा आर्ग्यू करते हैं, तो वो प्लूरलिज्म दिखाते थे, जिसको आप खत्म करना चाहते हैं, और ऐसा करने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आइडियाज एंड थिंग्स आर चेंजिंग, और उसके हिसाब से हमें चीज को देखना है। अनदर आर्टिकल यहाँ पर है जो कहता है कि लाइफ जो है एग्जाम नहीं है, लाइफ इज नॉट एन एग्जाम, इट इज दूसरी चीजों की तरह हमें देखना चाहिए। तो फिर पॉइंट ये है कि आप इसको पॉजिटिविटी, आप इसको मोटिवेशन की तरह देख रहे हैं, तो आप क्लास ट्रिप मत छोड़िए, आप एजुकेशन ट्रिप मत छोड़िए। सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में मैं कहूँगा कि आप जो है नॉर्मल रहिए, आप अपने रूटीन को थोड़ा थोड़ा जो है मीनिंगफुल बनाइए, मिस्टेक्स करिए लेकिन उनको एक्नॉलेज कीजिए, फुलिशनेस से क्वेश्चन पूछिए लेकिन उसको भी समझिए, और ज़्यादा पैरानॉइड और प्रेजुडिस मत होइए, रॉन्ग क्राउड से दूर रहिए, जो यू नो जो लोग आपकी वाकई हेल्प नहीं कर सकते हैं, यू कैन स्टे ऑलवेज अवे फ्रॉम देम। So a very very important and a very important, I should say, one of the most important article जो आज आया है, which is about the science and technology में जो concept आएगा ही आएगा, that's what I believe। It's a very important article, and it is talking about कि what is fuel cell और electrical cell technology का जो debate है, fuel cell और electric technology का, that is what we are going to talk about। ध्यान से सुनिएगा, एक कार का पिक्चर आपके सामने आ रहा है, उसके अंदर आप ध्यान से देखिए, फ्यूल सेल स्टैक एक कीवर्ड है, हाई प्रेशर हाइड्रोजन टैंक एक कीवर्ड है, बैटरी है, फ्यूल सेल बूस्ट कन्वर्टर भी है, पावर कंट्रोल यूनिट भी है, मोटर भी है। चिंता मत करो, आपको एग्जाम में बनाना नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है क्या है वो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बात है, दोनों में फर्क क्या है? FCEV जो एक वर्ड मैंने बोला, और एक मैंने वर्ड बोला BEV। BEV का मतलब हो गया बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ICE का मतलब हो गया इंटरनल कंबशन इंजन। तो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या है? BEV, जैसे टाटा नेक्सॉन है, निसान लीफ है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी दे डोंट हैव एनी इंटरनल कंबशन इंजन, या कोई फ्यूल टैंक भी नहीं होता, दे रन ऑन फुल्ली इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन पावर्ड बाय रिचार्जेबल बैटरी। सो समझ लीजिए बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते क्या हैं। एक दूसरा हमने बनाया कि कन्वेंशनल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। नाम पे जाइए इसके, कन्वेंशनल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी कि जैसे टाटा का हाई राइडर है, या मारुति ग्रैंड विटारा है, टोयोटा का कैमरी है, वो क्या करते हैं, कंबन जो जो आपका कन्वेंशनल आईसीई सिस्टम है, इंटरनल कंबशन इंजन है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल propulsion सिस्टम होता है, उससे क्या हो गया, हाइब्रिड हो गया। कार या कोई भी गाड़ी वो ड्राइव करेगी तो वो जो है फ्यूल यूसेज थोड़ा कम करेगी, और ऑन बोर्ड जो बैटरी है
कन्वेंशनल हाइब्रिड सिस्टम में वो चार्ज हो जाती है जब आईसी पावर करता है। तो ये हो गया कन्वेंशनल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, HEV, दैट इज कंबाइनिंग कन्वेंशनल आईसी सिस्टम प्लस इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन सिस्टम। तीसरा हम आ जाते हैं प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, PHEV, शेवरले का वोल्ट हो गया। तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर इंटरनल कम्बशन इंजन भी होगा, इलेक्ट्रिक पावर भी होगा फॉर मोटिव पावर, लेकिन इसके पीछे क्या होगा, रिचार्जेबल बैटरीज होंगी। ये हो गया आपका प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब आ जाते हैं हम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, FCEV, जैसे होंडा की क्लैरिटी है, हुंडई का नेक्सो है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाइड्रोजन गैस को पावर के तौर पे ऑन बोर्ड इलेक्ट्रिक मोटर की तरह यूज किया जाएगा। FCEV करेगा क्या, FCEV कंबाइन करेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, कंबाइन करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, जो कि मोटर पे चलेंगे। क्योंकि वो इंटायरली इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए वो ईवी की तरह माने जाते हैं। ओके, हाइड्रोजन, ये जो आपके फ्यूल FCEV जो मैंने कहा फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ये आपके ईवी की तरह माने जाते हैं, लेकिन BEVs की तरह यानी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरह उनकी रेंज और रिफ्यूलिंग प्रोसेसर है, वो जो है कन्वेंशनल कार और ट्रक की तरह होती है। तो BEVs की नहीं होती इतनी लंबी, FCVs की होती हैं। तो बिग डिफरेंस क्या हुआ, BEV और एक हाइड्रोजन FCEV में क्या हुआ, FCEV ज्यादा लंबे समय के लिए चल सकता है और उसकी रिफ्यूलिंग भी जो है वो 5 मिनट में ही हो जाती है, जबकि 30 से 45 मिनट्स लगते हैं BEV के अंदर। और ऑब्वियसली कंज्यूमर्स को 5 टाइम बेटर एनर्जी भी मिलेगी स्टोरेज पर यूनिट वॉल्यूम में, और वेट के हिसाब से भी फ्री हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ये समझने वाली बात है कि क्या हो रहा है। BEV और हाइड्रोजन FCEV दोनों को हमने कंपेयर भी कर दिया। BEV मैंने सबसे पहले आपको बताया बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और FCEV मैंने आपको बताया दैट इज रिलेटेड विद हाइड्रोजन। अब लेकिन मैं बात करता हूँ भारत की, कि भारत में जो है लिथियम, जो आपकी लिथियम बैटरीज हैं, लिथियम बैटरी की जगह हम दूसरी चीज पर फोकस क्यों कर रहे हैं। इंडिया ने रिसेंटली फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल तैयार किया, HFC टेक्नोलॉजी अनवील की अभी रिसेंटली, एंड देन विच इज यूजिंग ऑब्वियसली हाइड्रोजन एंड एयर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रोजन और एयर का यूज कर रहा है। किसने डेवलप किया, CSIR ने डेवलप किया, और एक साथ में प्राइवेट कंपनी, ऑटोमेटिव सॉफ्टवेयर कंपनी KPIT ने किया। ये माइलस्टोन है। क्यों है माइलस्टोन, बिकॉज गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को स्ट्रॉन्ग पुश दे रही है, क्योंकि हम चाह रहे हैं भाई हमें भी कुछ मिल जाए। लिथियम जो वैल्यू चेन है उसके हम ग्लोबल वैल्यू चेन के पार्ट बन जाए, लेकिन क्या हम बन पाएंगे, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम कंप्लीटली लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। इसीलिए हम किस पे फोकस कर रहे हैं, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कर रहे हैं, ताकि हम रिप्लेस कर दें इंटरनल कम्बशन इंजन जो अभी हमने बात की, उसको हम लिथियम आयन से कर दें। ये हम सोचते हैं ऐसा, लेकिन क्या ऐसा हम कर पाएंगे, अगेन हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज जो है, इंडिया की जो डिमांड बढ़ती जाएगी, जैसे 30% वॉल्यूम 2030 तक बढ़ जाएगा, और हमें 50,000 टन ऑफ लिथियम चाहिए। क्या हमारे पास है, 90% जो ग्लोबल लिथियम प्रोडक्शन है वो कॉन्सेंट्रेटेड है चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। हमारे पास तो नहीं है। साथ में उसके हमें और क्या चाहिए, साथ में लिथियम के साथ कोबाल्ट भी चाहिए, हमें निकल भी चाहिए, वो हमारे पास है। लिथियम और कोबाल्ट कहाँ हो रहा है, कोंगो और इंडोनेशिया में हो रहा है। तो यानी हम कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाएंगे लिथियम आयन बैटरीज के लिए ऑन द फॉरेन बॉडीज। ये स्ट्रेटेजिकली, सिक्योरिटी पर्पज से, इकोनॉमिक पर्पज से फिजिबल बहुत ज्यादा दिखता नहीं है। तो वाइबिलिटी क्या रह गई, इसीलिए हमने दोबारा जो है हाइड्रोजन एज ए मोबिलिटी ऑप्शन को हमने बात करनी शुरू कर दी। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल पॉइंट इज कि ईवी टेक्नोलॉजीज में हम फास्ट हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हाइड्रोजन जो है यूनिवर्सल एलिमेंट है, लेकिन नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो रोड मैप बना रहा है हाइड्रोजन को एनर्जी सोर्स के तौर पे, हाइड्रोजन इज यूज एज एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स। तो यानी कि बहुत सारे सेक्टर्स में बात है, एंड यूजर्स में केमिकल है, स्टील्स है, बाकी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इज वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। हाइड्रोजन को डायरेक्ट रिप्लेसमेंट हम सोच रहे हैं फोसिल फ्यूल से कैसे कर सकें, सो दैट वी कैन हैव स्पेसिफिक एडवांटेजेस ओवर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इसलिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने बनाया और एक नोटिफिकेशन भी किया। दैट इज वाई सेफ्टी इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड व्हीकल्स की बात होने लगी। अब क्वेश्चन ये उठता है, छोटी सी चर्चा करते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल सोर्स कैसे है। क्या ऐसे ही मैंने हाइड्रोजन बोल दिया और आपने उसमें डाल दिया, हो गया क्या, ऐसा है क्या कुछ। हाइड्रोजन क्लीन सोर्स है, 150 वर्ष 150 लास्ट 150 इयर्स वी नो दैट, बट देन ऑयल प्राइसेस आफ्टर 1970s ओनली व्हेन जब प्राइस शॉक आया उसके बाद से हमने इसको यूज करना शुरू किया। जापान है, साउथ कोरिया है और इवन यूरोप है, यही बस इस पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा करते हैं। होंडा, हुंडई, अब वो डिसिसिवली कमर्शलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इन लिमिटेड स्केल, ऑन
द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन नेचर, वो फ्री नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन तभी एग्जिस्ट करता है व्हेन इट इज कंबाइंड विद अदर एलिमेंट्स, और उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स लाइक वाटर। बिना वाटर के आप उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप जानते हैं हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मिला के पानी बनाता है। सो हाइड्रोजन क्लीन तो है, लेकिन उसका प्रोसेस जो एक्सट्रैक्शन का है बहुत एनर्जी इंटेंसिव है, एक्सट्रैक्ट करने में ही ऐसी की तैसी हो जाती है। द टू मोस्ट कॉमन मेथड जो मैं आपको बता रहा हूं, जो यहाँ दिए हुए हैं, एक है नेचुरल गैस रिफॉर्मिंग और दूसरा है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। नेचुरल गैस रिफॉर्मिंग का मतलब थर्मल प्रोसेस की तरह है वो, उसके अंदर स्टीम बनेगी और स्टीम बनने के बाद स्टीम रिएक्ट करेगी हाइड्रोकार्बन फ्यूल के साथ, उसके बाद हाइड्रोजन जो है प्रोड्यूस होगा और वो जो है 90% को, सारे हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेगा और उससे आपकी गाड़ी चलेगी। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा आप जानते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग वाटर इज स्प्लिट इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड देन इट इज टेकिंग प्लेस इन एन इलेक्ट्रोलाइजर, और उसके बाद जो है वो फ्यूल सेल की तरह तो काम कर रहा है, लेकिन फ्यूल सेल को उल्टा आप सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एज अ फ्यूल, जो फ्यूल सेल के केस में होता है, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोलाइजर हाइड्रोजन क्रिएट कर रहा है। हाइड्रोजन इज बीइंग क्रिएटेड इन केस ऑफ यू नो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस और इलेक्ट्रोलाइजर, जबकि फ्यूल सेल में जो है वो यूज करता है, यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ यूज करता है। पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल वर्क कैसे करेगा, तो हाइड्रोजन जो है एनर्जी कैरियर है, जैसा मैंने बोला हाइड्रोजन इज एनर्जी कैरियर, और वो सोर्स नहीं है एनर्जी का। हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो ट्रांसफॉर्म होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी में, इसीलिए हाइड्रोजन फ्यूल को इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैंने जो आपको पहले वर्ड बताया था फ्यूल स्टैक, फ्यूल सेल स्टैक, वो हमें चाहिए होता है। फ्यूल सेल स्टैक जो है वही पावर करेगा, तो फ्यूल सेल स्टैक जो है कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेगा, और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो प्रोसेस चलेगा, इस प्रोसेस की वजह से ही आप कह सकते हैं कि रिएक्शन होगा और बात आगे बढ़ेगी। तो फ्यूल सेल बेस्ड जो व्हीकल्स हैं, वो जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बोल्ड बोर्ड भी करते हैं, लेकिन क्योंकि फ्यूल सेल जो है इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है, इसीलिए उसको ईवी कहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फ्यूल सेल इज यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ईवी। अब हर फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन जो ड्रॉ की जाएगी वो होगी प्रेशराइज टैंक से, और वो उसको एक कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट कराया जाएगा, और जो कैटलिस्ट का जो ये कैटलिस्ट है वो प्लेटिनियम से बना होगा। जब इस कैटलिस्ट से वो जाएगा हाइड्रोजन, तो वो जो है अपने इलेक्ट्रॉन से स्ट्रिप्ड ऑफ हो जाएगा, वो स्ट्रिप्ड ऑफ होकर एक्सटर्नल सर्किट में जाएंगे, और एक्सटर्नल सर्किट में जैसे ही वो जाएंगे उससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, वो करंट इलेक्ट्रिक मोटर यूज करेगी, इलेक्ट्रिक मोटर से पावर को, व्हीकल को पावर मिलेगी, और बाई प्रोडक्ट रह जाएगा सिर्फ वाटर वेपर। तो इलेक्ट्रिक फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, बिल्कुल सही बात है कि उनका नियर जीरो कार्बन फुटप्रिंट है, ये बात बिल्कुल सही है, उनका नियर जीरो कार्बन फुटप्रिंट है, और हाइड्रोजन 2 से 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट भी है बर्निंग में पेट्रोल से, बिकॉज एक इलेक्ट्रिक केमिकल रिएक्शन ज्यादा एफिशिएंट है कंबंशन से। लेकिन जो ये मैंने बातें आपको सब समझाई, मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दैट हम ये सब अभी कर रहे हैं। हमने अभी भी फ्यूल सेल स्टैक बनाया, CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में ये हुआ, दैट इज वाई इट्स अ मेजर ब्रेक थ्रू फॉर अस, क्योंकि ये फ्यूल सेल जो है उसको लो टेम्परेचर प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन टाइप फ्यूल सेल भी कहते हैं। आई रिपीट, लो टेम्परेचर प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन टाइप फ्यूल सेल, जो कि ऑपरेट करेगा 65 से 75 डिग्री के अंदर ही, उसके ऊपर नहीं जाएगा, वो सूटेबल है व्हीकुलर एप्लीकेशंस के लिए। इफ इट इज रेजिंग टेम्परेचर टू हाई इट विल ब्लास्ट ऑफ। सो जो पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल्स हैं, जिनको आप प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल भी कहते हैं, वो क्या यूज कर रहे हैं, वो प्रोटोन कंडक्टिंग पॉलीमर मेम्ब्रेन यूज कर रहे हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट, जबकि हाइड्रोजन यूज होगा सिर्फ एज ए फ्यूल। सो ये सेल जो मैंने अभी आपको बताया, अगर आप सुनेंगे ध्यान से और समझेंगे, तो ये जो है आपके लो टेम्परेचर पे एक्ट करते हैं, इसीलिए बेस्ट कैंडिडेट्स हैं मोटर व्हीकल्स के लिए, लो टेम्परेचर प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, जो मैंने अभी बोला। लेकिन प्रॉब्लम भी तो है, प्रॉब्लम ये है कि पूरे वर्ल्ड में देर आर अराउंड ओनली 25,000 हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स रोड के ऊपर आज की डेट में, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं अराउंड 8 मिलियन। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, सो दैट मीन्स 80 लाख व्हीकल्स। तो HFC व्हीकल के जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनको फ्यूलिंग स्टेशन नहीं है, फ्यूलिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। प्रॉब्लम इज दैट यू कैनॉट यूज द सेम, यू कैनॉट यूज
यू नो द स्टेशन इन द सेम वे लाइक द वे आप कन्वेंशनल कार को रिफ्यूल करते हो, सेम स्टेशन यूज नहीं हो सकता। तो इसलिए 500 से भी कम ऑपरेशनल हाइड्रोजन स्टेशन है वर्ल्ड में आज की डेट में, मेनली इन यूरोप, जापान, कोरिया एंड सो ऑन। सेफ्टी, हाइड्रोजन इज प्रेशराइज्ड, उसको क्रायोजेनिक टैंक, लो टेम्परेचर टैंक जो बना के रखेगा उसके अंदर रखा जाएगा, वहां से उसको लो प्रेशर सेल की तरह दिया जाएगा और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो हुंडई टोयोटा कहते हैं कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि जो सेफ्टी और रिलायबिलिटी हाइड्रोजन फ्यूल टैंक की, इट इज ऑफ द सेम लेवल लाइक द सीएनजी फ्यूल, सीएनजी इंजन, हमारे यहाँ तो सीएनजी इंजन हैं। तो इसलिए टेक्नोलॉजी को भी स्केल करना है और क्रिटिकल मास भी अटेन करना है, देन ओनली कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड एंड वी विल बी राइट ऑन द वे। So please do make a short note on this. It is a very, very important topic for General Studies paper 3. We were talking about India opts out of IPF trade pillar. तो यानी बिल्कुल सही बात है, चार पिलर थे, चार में से एआई आपने अपने ट्रेड पिलर से तो अपने आप को हटा लिया, लेकिन सप्लाई चेन की बात है, क्लीन इकोनॉमी की बात है, फेयर इकोनॉमी की बात है, इन तीनों को हमने एग्री कर लिया है। दिस इज गोइंग टू हेल्प अस बीइंग मोर इंटीग्रेटेड विद द ग्लोबल इकोनॉमी। ट्रक मार्केट इंडिया में नीति आयोग की रिपोर्ट है 2050 तक 4 टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बोलने से तो कुछ नहीं लगता, लेकिन आपको अंदाजा होना चाहिए कि 4.6 बिलियन टन फ्रेट ट्रांसपोर्ट होता है इंडिया। 70% जो इंडिया का डोमेस्टिक फ्रेट डिमांड है वो रोड के द्वारा होता है, हैवी और मीडियम ड्यूटी ट्रक्स करते हैं उसको। और 2050 तक 9.6 ट्रिलियन टन किलोमीटर रोड फ्रेट मूवमेंट हो जाएगी। तो यानी कि इसके कारण क्या हो सकते हैं? अर्बनाइजेशन है, पॉपुलेशन इंक्रीज है, राइज ऑफ ई कॉमर्स है और इंक्रीजिंग इनकम लेवल से। ये 4 पॉइंट अगर आपने रट लिए, लिख लिए, समझ लिए, तो इनको आप बार बार यूज कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, खारकीव चेक कीजिएगा, वैसे आपको पता होना चाहिए, खुद ही अंदाजा लगाइए खारकीव वेयर इट इज एंड व्हाई इट इज इन न्यूज। सिमिलरली हांगकांग के अंदर अभी अभी रिसेंटली 5 to 19 months के लिए स्पीच थेरेपिस्ट को सजा दी गई, क्योंकि उन्होंने चिल्ड्रंस को वो बुक बताई जो कि सिडिशियस इन नेचर है। तो क्या एग्जांपल दूंगा मैं सिडिशियस का यहाँ पर? यदि किताब ये कह रही है, स्टोरी दे आर टेलिंग ऑफ हाउ वुल्फ इज गोइंग टू, हाउ शीप्स आर फाइटिंग अगेंस्ट वुल्फ्स, तो उसके लिए कोर्ट ने सजा दी। कोर्ट ने बोला कि आप उनके माइंड को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, आप यहाँ पे वुल्फ जो है वो चाइना को बना रहे हैं, शीप आप हांगकांग को दिखा रहे हैं, इसीलिए ये गद्दारी है, इट इज एंटी नेशनलिज्म। बोमाको कहाँ है? यू मस्ट नो। माली में क्या हो रहा है? यू मस्ट नो। बुर्किना फासो और नाइजर चेक करो एटलस के अंदर एंड डू चेकआउट की द इस्लामिक स्टेट एफिलिएट की जो वहाँ पर वर्किंग्स चल रही हैं एंड सिविल वॉर विच इज डिस्टर्बेंसेस दैट दे आर गोइंग ऑन देयर, हाउ दे मस्ट बी एड्रेस्ड। अनदर केस स्टडीज हेयर फॉर सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी में हम इसको यूज कर सकते हैं। पीरियड डिग्निटी ऑफिसर पहली बार रखा गया और ऐसा जो है स्कॉटलैंड में हुआ, लेकिन बाद में लेडीज ने बोला, वुमेन ने बोला, वुमेन ग्रुप्स ने बोला कि भाई ये मेन क्यों हो इसके लिए, और देयर वाज अ ह्यूज डिबेट। द पॉइंट इज दैट मनी हैड बीन प्रोवाइडेड एंड द आइडिया कि ये ऑफिसर जो है उस मनी के एलोकेशन में हेल्प करेंगे, ठीक से करेंगे, तो एंगर हैड बीन देयर कि मैन क्यों रखा गया। सो पीरियड पॉवर्टी एक की वर्ड है, इट इज अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। 500 मिलियन वुमेन एंड गर्ल्स ग्लोबली दे लैक एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन। और दूसरी बात यह है कि ये अपने आप में स्टीरियोटाइप्स और स्टोरी प्रेजुडिसेस को, जेंडर्स को ब्रेक करने के लिए अच्छा इनिशिएटिव है। और दूसरा ये है कि देयर मस्ट बी इंक्लूसिव अप्रोच। कुछ का ये कहना है कि मेल का रोल भी होना चाहिए। एवरी मेल, एवरी पर्सन शुड बी लिविंग अप टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कमिंग टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इशू, यहाँ पे डायरेक्ट तो नहीं आएगा बट प्रीलिम्स के अंदर ऑलरेडी पोटैटो चिप्स पे क्या लिखा होता है और उसके बाद कितना क्या कौन सा एलिमेंट मिलाने से क्या प्रॉब्लम होती है, ये सब क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं। बट हेयर आई वुड ओनली से दैट बायोरेटिक सर्जरी की मैं जरा बात करूंगा कि बायोरेटिक सर्जरी जो है इट इज नॉट ए नॉर्मल प्रोसीजर। बायोरेटिक सर्जरी इज समथिंग विच इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग द स्टमक टू किल हंगर एंड इंक्रीज सैटिटी। इट इज नॉट एन एक्सेप्टेबल solution. We must do, our youth must do, children must be prevented from becoming obese and they must be remaining healthy, and the only way is to, you know, uh, somehow stop this menace of junk food. तो रूरल इंडिया, अर्बन इंडिया, मेट्रोपॉलिटन, ई कॉमर्स, डेली वर्क लाइफ एंड डबल इनकम पेरेंट्स, इसमें क्या रोल हो सकता है? क्या दादा नानी, दादा दादी, उनका बिहेवियर, उनका वर्क कल्चर अगर साथ में रहते तो शायद कुछ फर्क करता? सोचिएगा, बताइएगा, क्योंकि ऐसे में शायद आप ऐसे एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं।
From the prelims perspective, I'm talking about couple of words which may be used in PT, especially in terms of art and culture. Textiles, Zardoji is from Kutch, Lucknow की चिकनकारी, वेस्ट बंगाल की जमादानी, कांचीपुरम की मलबरी सिल्क, और उसके बाद जो है आपका what I should say, another word is there, कोडाली करूपुर टेक्सटाइल्स जो मराठा रॉयल्स पहनते थे, हिमरू इज अ कॉटन सिल्क फ्रॉम औरंगाबाद, और उसके बाद मार्तन सिंह का विश्वकर्मा, और उसके बाद जो है मालविका सिंह के ट्रेडिशनल, मालविका सिंह एक फैशन डिजाइनर का नाम है, एक टेक्सटाइल रिवाइवलिस्ट और ऑथर का नाम है। उन्होंने 21 ट्रेडिशनल ड्रेप्स को इंडिया में उन्होंने वो किया। तो आप नाम ढूंढिएगा कि ड्रेप्स कौन कौन से होते हैं। मातानी पछेड़ी एक हैंडमेड पेंटिंग क्लोथ होता है जो नोमैड्स बनाते हैं, वाघेरी कम्युनिटी बनाती है इसको गुजरात में। तो ये अगर आप नोट भी कर लेंगे तो शायद समवेयर इट कैन हेल्प यू। Coming further, Hindi literature. हिंदी लिटरेचर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द मेन स्ट्रीम लाइफ। सो हिंदी लिटरेचर में यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कवि अज्ञेय की। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यय अज्ञेय जो नई कविता के जनक माने जाते हैं, उन्होंने अपने आप को ना कविता के अंदर रखते हुए उन्होंने अपने आप को अलग रखा। उन्होंने कहा और उन्होंने ये बात बोला, क्योंकि उनकी सारी की सारी कविताओं में अगर आप देखेंगे एक टसल मिलती है परसेप्शन और रियलिटी के बीच में, डाइकोटॉमी मिलती है, एक सोशल परसेप्शन मिलता है। तो नई कविता के जो ट्रेंड सेटर हैं, अपने आप को बाहर रख के, वो हैं अज्ञेय जी। अज्ञेय जी ने बहुत ही सॉलिड और बहुत ही अमेजिंग कंट्रीब्यूशन किया है। अपने टाइम में वो थोड़े कंट्रोवर्शियल भी रहे, और उन्होंने जो है इनर जो कैरेक्टर्स होते हैं हमारी लाइफ के, उनको उन्होंने बाहर निकाला है। उन्होंने बोला मैं प्रीच नहीं करना चाहता, मैं कोई एंग्जाइटी जो बंदा जो झेलता है उनको मैं दबाना नहीं चाहता। उन्होंने जो है बातों को सिंपल तरीके से रखते हुए भी चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी उन्होंने रखने की बात की। तो यानी सिंबोलिज्म, सोशियोलॉजी में भी सिंबोलिज्म है उस, और सिंबोलिज्म से उन्होंने लिंक करने की बात की। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट विद सिंबोलिज्म। सिमिलरली अज्ञे जो है वो आइडेंटिटी की बात भी करते हैं। 1978 में कितनी नावों में कितनी बार उनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। उन्होंने कहा भी कि कविताएं आपके सामने हैं, इसके आगे वो ही प्रासंगिक हैं, कवि नहीं। तो सिमिलरली आई एम ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट, एग्जाम इज इम्पॉर्टेंट। दैट्स व्हाट आई ऑल्सो प्रैक्टिस, दैट्स वी एज एन इंस्टीट्यूशन ऑल्सो प्रैक्टिस। साइड में एक और नवतेज सरना जी इज एन अमेजिंग पर्सनैलिटी, वन ऑफ माई रोल मॉडल्स ऑल्सो। उन्होंने एक किताब लिखी है रिसेंटली, ही इज अ फॉर्मर सिविल सर्वेंट। उन्होंने किताब लिखी, सिविल सर्वेंट की जगह मुझे कहना चाहिए डिस्टिंग्विश्ड इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर। नवतेज सर ने जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इंसिडेंट्स को लेते हुए, जलियांवाला बाग को लेते हुए, उन्होंने महात्मा गांधी के रॉलेट सत्याग्रह से बात करते हुए उन्होंने आगे जो है एक कथा बनाई, एक बात जनरल डायर के समय की उन्होंने बातें लिखी, और एक स्टोरी बनाई, एक स्टोरी उन्होंने हमें हिस्टोरिकल नरेशन दिया है, जिसके अंदर उन्होंने गदर मूवमेंट को भी लिंक किया है। हरदीप सिंह, सुच्चा सिंह, उनकी बातों को भी उन्होंने रखा। उधम सिंह को हम सब जानते हैं, जो ग्रेट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने मतलब आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो उन्होंने ग्रेट सेक्रीफाइस और ग्रेट उन्होंने अचीवमेंट्स की। और सिमिलरली जो है कैसे नेशनल मूवमेंट के अंदर इन अनसंग हीरोज का रोल रहा है, ये उन्होंने बात की। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आई वुड लाइक टू स्टे हेयर, कि आखिर जलियांवाला बाग ने किया क्या, आखिर जलियांवाला बाग ने किया क्या। तो मुझे कहना चाहिए ग्रेजुअल पॉलिटिकल रिफॉर्म से पूर्ण स्वराज की तरफ जलियांवाला बाग ने बढ़ाया। एग्जाम में आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं, इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू समवेयर टू स्कोर एंड ऑल्सो टू शोकेस योर डिस्टिंग्विश्ड अंडरस्टैंडिंग। नमिता गोखले की किताब थी थिंग्स टू लीव बिहाइंड। नमिता गोखले इज अ वेरी फेमस इंडियन राइटर, प्लीज डू चेक आउट हर अदर वर्क्स ऑल्सो। So this is all what I can say apart from sports, because in sports also you learn and you live and you get success। जैसे कार्लोस अल्काराज की बात करूं और कैस्पर रूड की बात करूं, दे आर ऑल्सो पुटिंग अप बेस्ट एफर्ट्स। कौन है ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकिस्तान के अगर आप सेंसेशनल पेस बॉलर्स की बात करें, तो दे आर ऑल्सो नॉट कमिंग फ्रॉम बिग एरियाज, दे आर कमिंग फ्रॉम रिमोट एरियाज। सिमिलर इज द केस विद द इंडियन स्पोर्ट्स। इंडियन स्पोर्ट्स इज ऑल्सो coming out from the interiors of India, which showcase the real India, which showcase the bright power of great Indian mindset. So this is all for the day. Do like and subscribe, create your own questions. Please do check the PDF and take up the questions for the both prelims and mains from this session. Thank you very much. Wishing you all the best.